अस्सलाम वालेकुम जी। कैफ 8 ऑडिट एंड एश्योरेंस, आज हम लोगों का लेक्चर 4 है। उम्मीद है कि आप लोगों ने बाकी तमाम लेक्चर सुन लिए होंगे। ये मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने कोई लेक्चर मिस नहीं करना, साथ साथ लेकर चलें। अदरवाइज़ ऑडिट जो है स्पेशली ये ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत बड़ा मसला आपके लिए बना देगा अगर साथ साथ नहीं सुनाएं, क्योंकि ये आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ है ऑडिट। सही है, तो इसमें बेसिक बातें भी हैं, बेसिक भी आपकी बननी है, और आहिस्ता आहिस्ता हमने थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे या फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल पर भी हमने इसी सब्जेक्ट के अंदर जाना है। तो वो जब तक आपकी बुनियाद नहीं बनी होगी वो मसला हो जाएगा, इसलिए हम बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं हमारे जो इनिशियल लेक्चर्स हैं, स्टार्ट के लेक्चर्स हैं, ताकि आप लोगों की पहले अच्छी सी बुनियाद बने, बेसिक्स आपकी बन जाए, उसके बाद आपको मसला ना हो। अच्छा जी, कल हम डिस्कस कर रहे थे रिपोर्ट के बारे में, और उससे पहले थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि भाई ऑडिट क्यों ज़रूरी है। हमने कहा कि शेयर होल्डर्स या जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने पैसा लगाया होता है कंपनी के अंदर, लेकिन सारे के सारे शेयर होल्डर्स मैनेज नहीं कर रहे होते कंपनी को, मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर्स ये चाहते हैं कि भैया हमारा पैसा सही तरह मैनेज भी हो रहा है कि नहीं, हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं ज़ाया तो नहीं हो रही, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बना के हमें दिखाते हैं वो ठीक भी है या गलत है। तो इसके लिए वो किसको हायर करते हैं? ऑडिटर को। तो ऑडिटर को कौन हायर करता है? अभी तक हमें एक बुनियादी बात का पता लग गया है, हमें हायर करते हैं ऑडिटर को शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। ठीक है, वो हमें हायर करते हैं किस काम के लिए? ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करें। वो किसने बनाई होती है? वो मैनेजमेंट ने बनाई होती हैं, मैनेजमेंट ने या डायरेक्टर्स ने। ठीक है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो मैनेजमेंट बनाती है, लेकिन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? डायरेक्टर्स की होती है। लेकिन छोटी कंपनी में क्या होता है, जिसमें 3 4 5 डायरेक्टर्स हों, उसमें डायरेक्टर्स ही मैनेजमेंट के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, डायरेक्टर्स को क्या बोला जाता है? दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, जिसको गवर्नेंस का चार्ज दिया गया है वो डायरेक्टर्स होते हैं। अच्छा जी, तो कल वाली बात से आगे लेकर चलते हैं कि हम ये देख रहे थे कि ऑडिट रिपोर्ट के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, ये हमने ना आगे बहुत डिटेल में ये बातें करनी है। फिलहाल जितना इतना बुक में आ रहा है हमने उसको किसी भी एरिया को अनटच नहीं छोड़ना। ये नहीं कहना कि अभी छोड़ दें आगे जाके पढ़ेंगे, नहीं, ये साथ साथ बातें करनी है। जिस तरह आई कैप आपको लेकर चलना चाह रहा है इंशाल्लाह उसी तरह चलेंगे, ताकि एग्जाम्स के अंदर भी आपको ऐसे ही लगे कि यार ये तो बुक में से ही आगे चीज़ें, या ये तो लेक्चर के अंदर जो हमने स्टोरी सुनी थी वहीं से आई हैं, तो इंशाल्लाह ईजी हो जाएगा। एक चीज़ थी उसके अंदर आपने ये कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। ठीक है जी, या इसको हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये इसका फीचर है। ठीक है, देन हमें पता है कि जो उसके अंदर ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन है, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन। ठीक है, किस चीज़ की ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन? बुक आप लोग नहीं ली तो प्लीज़ अभी तक ले लें। ठीक है, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू भी इसको कहते हैं, तो उसके ऊपर बात हो जाएगी। ठीक है, देन हमारा है जी बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक एरिया, मटीरियलिटी। ठीक है, मतलब है कि वो कह रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट ना इन 3 बातों के, ये उनकी ऑडिट रिपोर्ट के 3 मेन फीचर्स हैं। सही है, ये बात नहीं वो कह रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सिर्फ ये होता है, उसमें क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे। आइजा 700 पढ़ेंगे, 700 इंशाल्लाह उसके अंदर डिटेल में हम पढ़ेंगे। आपको मैं एक्चुअल जो रिपोर्ट होती है वो भी दिखाऊंगा। सही है, एक तो इसके अंदर फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, एक्चुअल वाली भी दिखाऊंगा। फिलहाल वो ये कह रहा है कि यार जो मेन फीचर्स है ना ऑडिट रिपोर्ट के वो 3 है। सबसे पहले क्या? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। भाईजान जो ऑडिटर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा। आगे आप लिख लें फ्रॉम व्हाट, किस चीज से इंडिपेंडेंट होगा? भाई मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होगा ऑडिटर। किससे इंडिपेंडेंट होगा? किससे? मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमें हायर किसने किया? हमें किया शेयर होल्डर्स ने, हमें किया मेंबर्स ने। किसके लिए किया? मैनेजमेंट के काम का ऑडिट करने के लिए तो किया है। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट को लगाना है रगड़ा जहां पे लगना बनता हो। सही है, सही तरह से उनका ऑडिट करना है। हमने किसको रिपोर्ट करना है? वी विल रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। उनको हमने रिपोर्ट करना है, क्योंकि उन्होंने हमें हायर किया। हमें पैसे किसने देने हैं? हमें मेंबर्स ने देने हैं, मैनेजमेंट ने नहीं देने हैं। मैनेजमेंट का तो ऑडिट करने के लिए आए हैं। तो ये जो इंडिपेंडेंस की बात आती है ना, ये इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी है। हम मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, अच्छा अब ये इंडिपेंडेंस के हवाले से डिफरेंट चीज़ें हैं, ये मैं कुछ बातें आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आगे जाके लिंक होनी है, इसलिए बड़ी ज़रूरी है आप लोग यहाँ साथ ही नोट कर लें कि इंडिपेंडेंस के बारे में। एक तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड है। ठीक है, आइजा
220 आइजा 220 उसके अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं कि किस तरह इंडिपेंडेंट होना है आपने, आज़ाद किस तरह होना है। आज़ाद होता है, एक तो दो तरह के आज़ादी है। एक तो ये है कि भाई आपका कोई ताल्लुक ना हो, फिलहाल इस तरह से याद रख लें, आगे पढ़ेंगे डिटेल में, कोई ताल्लुक ना हो किस तरह का, ये ना हो कि आप डायरेक्टर भी हैं उसी कंपनी के ऑडिटर बनेंगे, भाई ये कौन सी इंडिपेंडेंट है, अपना आपका ऑडिट थोड़ी करना है। या आपका स्पाउस उधर का डायरेक्टर है या कोई CFO वगैरह और आप वहाँ पर चलेंगे ऑडिट करने, तो ये तो सीधी सीधे इंडिपेंडेंस नहीं है। और एक होती है आपकी जो अपेरेंटली तो लग रहा है इंडिपेंडेंट है, लेकिन मेंटली या अंदर से आप इंडिपेंडेंट नहीं है, आज़ाद नहीं है। हो सकता है कि आप 10 साल से एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, 15 साल से कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, बेशक वो जिसका आप ऑडिट कर रहे हैं उनमें कोई भी आपका जानने वाला नहीं है, लेकिन 10-15 साल से भाई वैसे एक रिलेशन बन जाता है क्लाइंट के साथ, फेमिलियरिटी थ्रेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो उधर से भी इंडिपेंडेंस आपकी जा सकती है। और भी बड़े मसाइल हैं, लेकिन फ़िलहाल आपने ये जब हम पढ़ेंगे डिटेल में दोबारा आगे जाके, तो वहाँ पर फिर मैं दोबारा आपको बताऊँगा। आइजा 220 के अंदर हम पढ़ेंगे इसी तरह ICAP कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है जी। ICAP कोड ऑफ एथिक्स आपकी बुक का चैप्टर 13 वहाँ पे जाके हमने देखना है, ठीक है। ICAP कोड ऑफ एथिक्स ICAP ने एक जारी किया हुआ है कि भाई आपने ये ज़ाब्ता अखलाक अपनाना है तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऊपर। वो कहता है कि मुझे पता है कि आप कितने के ईमानदार हैं, कितने के आपके एथिक्स अच्छे हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाईजान आप इसके ऊपर अमल करना है। तो ICAP का कोड ऑफ एथिक्स भी हमें इंडिपेंडेंट रहने का कहता है और आइजा 220 भी हमें इंडिपेंडेंट रहने का कहता है। ये बल्कि हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पर लिखते हैं कि भाईजान हम इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, हमें लिखना पड़ता है। ये किसने कहा हुआ है, हमें स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। हमें जो हमारा इधर का रेगुलेटरी बॉडी है वो हमें कहती है कि भाई आपने लाजमी लिखना। बात आ गई है समझ। अच्छा, देन नेक्स्ट आ रहा है ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन या फेयर व्यू। इसका क्या मतलब है? देखिए, ट्रू का मतलब तो होता है ना आपका करेक्टनेस, इसको हम ये कह सकते हैं करेक्ट चीज़ का करेक्ट होना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बिल्कुल करेक्ट होना, उसको ट्रू कहते हैं, मतलब सच्ची यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फेयर जो है ना, फेयर एक वेग सा एक वर्ड है, सही है। या हम कह सकते हैं कि फेयर जो है वो काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है। प्रिंसिपल क्या होता है? उसूल बता दिया गया है कि भाई आपने फेयर बनानी है, ईमानदारी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, कुछ छुपाना नहीं है, कुछ कंसील आपने नहीं करना, ठीक। बात आ रही है समझ आपको? ये देखो ना, यहाँ पर सीधा सीधी बात है कि यार जो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसी तरह ही करो। अब अगर ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल है कि जी आपने फिक्स एसेट की रीवैल्यूएशन करनी है, ठीक है, रीवैल्यू आपने गलत कर दी है, एंट्री उसकी गलत कर दी है, तो सीधी सी बात है ना कि भाई ट्रू नहीं है अकाउंट्स में, तो बात सिंपल समझ में आती है। या आपने कहा कि इंटेंजिबल से IAS 38 के मुताबिक अमोर्टाइजेशन आपने गलत उसकी कैलकुलेट कर दी है, सीधी सी बात है कि इनकरेक्ट है। बात आ रही है समझ? IAS 8 कहता है कि भाई जब अकाउंटिंग पॉलिसी कोई चेंज होगी तो उसका इफेक्ट आएगा रेट्रोस्पेक्टिव। आपने रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लिया हुआ क्लाइंट ने, इनकरेक्ट है, ट्रू नहीं है अकाउंट्स। ये ट्रू वाली बात तो बिल्कुल सीधी सी समझ आती है। मसला होता है फेयर के अंदर। फेयर क्या है? फेयर एक जजमेंटल चीज़ है। आपके लिए फेयर चीज़ कुछ और होगी, मेरे लिए कुछ और होगी। एक प्रिंसिपल है ना, एक उसूल है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये क्लाइंट ने ये करना है कि भाई अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू भी हों और ना ही उनके अंदर कुछ ऐसी हैंकी पैंकी करने की कोशिश करें कि बज़ाहिरन तो वो सही लग रही है लेकिन उसके अंदर चीज़ें छुपाई हुई हैं, ठीक है। डिस्क्लोजर्स नोट्स होते हैं बड़े बड़े लंबे लंबे, छुपा जाते हैं, नोट्स ही नहीं दे रहे, या इस तरह की वर्डिंग यूज़ करते हैं कि असल उसका मान ही नहीं पहुंच पा रहा, तो फेयरनेस तो ना हुई फिर उसके अंदर, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर होना ये बड़ा ज़रूरी है, ऑडिटर ने ये चीज़ देखनी है। देन जी मटीरियलिटी का मतलब क्या है कि किसी चीज़ का मटीरियल होना। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया कि मटीरियलिटी ये है कि भाई यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके लिए क्या एक एक रुपया मटीरियल है? मतलब है कि ऑडिटर साहब कह रहे हैं कि जी 2 रुपये का मसला निकल आया, 2000 का मसला निकल आया, तो क्या वो कहेंगे भाई हमारा अरबों रुपये का कारोबार है, आप हमें 2000 का मसला बता रहे हो, हमने क्या करना है, ठीक है। तो उनके लिए मटीरियल नहीं है। तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी मटीरियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती हैं। उसमें एक एक रुपये 2-2 रुपये वाली जो चीज़ें एंट्रीज तो उनकी होती है, लेकिन फेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो नहीं दिखाते, बल्कि उनको ऐसी चीज़ों को मर्ज करके वो जो होता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस या अदर इनकम वगैरह अदर करके उनको दिखा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक रुपये की चीज़ें दिखाने लग जाए तो भाई वो तो हज़ारों पेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगी। बात आ रही है समझ? इस तरह ऑडिटर ने भी मटीरियलिटी को देखते हुए ऑडिट करना है, क्योंकि हमने ये कहा था कि हम 100% ऑडिट नहीं करते। ये बात याद है, अभी हमने कल ही डिस्कस की है कि हम 100% अश्योरेंस नहीं देते, परफेक्ट अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते। हम तो भाई रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं,
रीजनेबल से मुराद क्या है कि हमारी रिस्क असेसमेंट, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जितना हमें एविडेंस चाहिए था हम उतना गैदर करेंगे। 100% चीज़ें नहीं आपकी चेक करेंगे। आपकी 1 लाख ट्रांजैक्शन 1 लाख लेकर बैठ जाएं, हो सकता है कि हम उसमें सिर्फ 500 देखें, हो सकता है सिर्फ 2000 देखें, 1000 देखें, डिपेंड करता है हमारी रिस्क असेसमेंट क्या। आगे जाके हम सारी ये पढ़ेंगे बातें, ठीक है। तो हमने फिर वो चीज़ें देखनी होती है जो हमारी नज़र में मटीरियल हैं, जो इममटीरियल हैं, छोटी मोटी बातें हैं, फारिग रहो उनको। बात आ गई समझ। तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से भी। अब इसने ट्रू एंड फेयर व्यू के अंदर एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है, ये जो हम पहले भी कर चुके हैं। उसने कहा द ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन वेदर और नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू और प्रेजेंट फेयरली। अच्छा, गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एक टर्म होगी, मतलब एक इस्तिलाह जिसको कहते हैं, कभी ये यूज़ होता है और कभी कभी प्रेजेंट फेयरली वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। इन दोनों में फ़र्क जो है, थोड़ा सा फ़र्क है, ये हम ना बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। इधर भी वो क्योंकि आपको बताना नहीं चाह रहा, उसका मकसद इधर उस बात के ऊपर फोकस करना नहीं है। फिलहाल आप ये समझ लें कि इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, ठीक है। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू का भी वही मतलब है जो प्रेजेंट फेयरली का मतलब है, ठीक है। गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू के अंदर ट्रू की बात भी हो रही है, फेयर की बात भी हो रही है, जबकि प्रेजेंट फेयरली के अंदर मेन मकसद क्या है, फेयरली प्रेजेंट करना, फेयरली दिखाना। अब फेयरली जब आप चीज़ दिखाते हो तो उसके अंदर ट्रू भी तो होती है ना, मतलब ईमानदारी से आपने जो चीज़ दिखानी है उसके अंदर ट्रू बात भी आपकी आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। अब उसने आगे क्या कहा है कि The auditor does not certify or guarantee that the financial statements are correct. ऑडिटर साहब जो हैं जी वो कोई गारंटी नहीं दे रहे, कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 100% करेक्ट हैं, बल्कि हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे हैं। भाई क्या दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन। हमने कल भी ये बात की थी, हम कोई अदालत नहीं, हम कोई फैसला नहीं दे रहे, कोई सर्टिफिकेट नहीं जारी करे कि भाईजान सब कुछ बेहतरीन है। हम ये कहते हैं कि हमने जो देखा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक रीजनेबल एश्योरेंस हमने ली है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि हमारे मुताबिक, हमारे प्रोसीजर्स के मुताबिक ये हो सकता है कि आपके प्रोसीजर्स के मुताबिक कुछ और हो, तो इसलिए हम ओपिनियन दे रहे होते हैं, हम राय दे रहे होते हैं, हम फैसला नहीं देते, हम कोई गारंटी नहीं देते, हम कोई सर्टिफिकेट नहीं देते, ठीक है। अब इससे ऊपर लाइन में एक बात हुई थी, फाइनेंशियल द पोजीशन ऑफ एन एंटिटी एज एट द एंड। पोजीशन कहाँ पे आती है, बैलेंस शीट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, इसके ऊपर लिख लें, ठीक है। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी, परफॉर्मेंस किस में आती है कि आपने क्या कमाया क्या नहीं, वो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है जी बात। अब नीचे बात है कि इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना किसकी जिम्मेदारी है, ऑडिटर की जिम्मेदारी है। हमने तो कहा अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है, हम तो ऑडिटर हैं, हम तो अकाउंटेंट नहीं हैं। बेसिकली हैं हम अकाउंटेंट, लेकिन इन्होंने हमें किस काम के लिए रखा है, ऑडिट करने के लिए रखा है, अकाउंट्स बनाने के लिए रखा है। हमें भाई रखा गया ऑडिट करने के लिए, ठीक है। बेशक हमें अकाउंटिंग का पता है, हम अकाउंटेंट ही हैं, लेकिन इस वक्त हम किस रोल के तहत इनके पास आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं ऑडिट करने के लिए। अकाउंटेंट इनका अपना होगा, मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है भाई, मैनेजमेंट की, या 2-4 विद गवर्नेंस की, ठीक। ये इनको सेम ही आपने समझना है, मतलब सेम ही होते हैं। बहुत बड़ी कंपनीज के अंदर ये होता है कि 2-4 विद गवर्नेंस, मतलब डायरेक्टर्स ऊपर होते हैं, मैनेजमेंट नीचे होती है, लेकिन आमतौर पर दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसकी जिम्मेदारी है, डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट की है भाई, ठीक है। हमारा काम उनको ऑडिट करना है। अगर ऑडिटर ये जिम्मेदारी ले ले, मतलब कि मैं बतौर ऑडिटर गया हूं, मैं कहूँ यार पहले मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बनाऊंगा, फिर मैं ही ऑडिट करूंगा, ये किस बात का ऑडिट हुआ, ये किस बात का ऑडिट हुआ। हमें शेयर होल्डर्स ने किस काम के लिए भेजा था कि मैनेजमेंट ने कुछ बनाया हुआ है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जाके जरा देखें उसने सही बनाया हुआ है कि नहीं बनाया। अब हम वहाँ पे गए, मैनेजमेंट ने कुछ भी नहीं बनाया। एक तो तरीका ये होता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर आपको प्रैक्टिकल बताऊं तो ये किताबों में तो लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट बनाती है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैनेजमेंट के पास एक तो इतना एक्सपर्ट बंदे, बेशक उसके पास सीएस भी हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हों, लेकिन वो भी क्योंकि रूटीन में वो दूसरे कामों में इतना इन्वॉल्व होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो नोट्स देने हैं, बड़े बड़े नोट्स देने, आईएफआरएस की वहाँ पे इंटरप्रिटेशन करनी है, वो इसमें इतने एक्सपर्ट नहीं होते उस वक्त, ठीक है। ऑडिटर्स क्योंकि डिफरेंट कंपनीज के अंदर यही कर रहा, डेली बेसिस पे एक ही काम कर रहा है, कभी किसी कंपनी का, कभी किसी कंपनी, कभी किसी कंपनी का, और अप टू डेट रहता है, ठीक है। क्योंकि जो भी लॉ आना है, जो भी रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स या रेगुलेशंस आनी है, रूल्स आने हैं, हमें भाई पढ़ने पड़ते हैं। तो हम ऑडिटर जो होते हैं वो
क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर होते हैं तो फिर क्या हो जाता है, हम अप टू डेट रहते हैं। जबकि जो एम्प्लॉई होता है वो ज़ाहिर है अप टू डेट नहीं होता, उसका काम नहीं है ना कि ऑडिट करता है, उसने कौन से ऑडिट करने हैं, उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। वो भी इतना सुस्त हो जाता है, वो कहता है यार जब साल भर ऑडिटर आएंगे ना उन्हीं से कह के बनवा लूँगा। प्रैक्टिकली ऐसे होता है, बुक कहती है, स्टैंडर्ड कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे होता है। लेकिन प्रैक्टिकली भी अगर ऑडिटर जाके बनाता भी है ना तो फिर भी हम उसे कहते हैं कि भाईजान जिम्मेदारी इसकी आपकी है, जिम्मेदारी नहीं हम ले रहे, हम बना देते हैं, ठीक है, हम आपको प्रपोज कर देते हैं कि यार इस तरह के होने चाहिए, फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? मैनेजमेंट लेती है, डायरेक्टर्स लेते हैं, ऑडिटर नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ऑडिटर की इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अपनी ऑडिट रिपोर्ट की बस, और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी ऑडिटर ओपिनियन देता है, गारंटी नहीं देता। मतलब है कि ऑडिटर साहब क्या है, अपने आप को सेफ रख के चलते हैं। बात आ रही है समझ? तो जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब बनाया जाता है तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ जजमेंट इज एक्सरसाइज। जजमेंट का मतलब क्या होता है? जजमेंट का मतलब होता है अपने मुताबिक, अपने मतलब कि अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अपनी प्रोफेशनल जजमेंट पे कोई काम करना। देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, पहले तो आप लोगों का अकाउंटिंग होपफुली अच्छी पढ़ी होगी आपने। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर देखें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जजमेंट बेस्ड होती हैं, जो एक्चुअल नहीं होती। जैसे एस्टिमेट्स हैं, जैसे आप डेप्रिसिएशन के रेट्स लेते हैं, 15% पे कर दो, 20% पे कर दो। किसी ने आपको कहा कि इतने पे करें? आप IAS 16 को खोल के देखें, उसके अंदर तो कोई रेट नहीं बताए हुए आप लोगों को। आप IAS 38 देखें, उसके अंदर इंटेंजिबल्स के कोई रेट नहीं बताए हुए। आप खुद लेते हैं ना रेट कि जी ये लैंड है इसको 10 साल पे कर देते हैं, ठीक है, ये कंप्यूटर है इसको 3 साल पे। आपने कहाँ से सोचा है? आपकी जजमेंट है, ठीक है। अच्छा, मसला ये कि जब भी जजमेंट आ जाती है, अब जजमेंट सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। और जजमेंट जो होती है, क्योंकि उसका मतलब है कि कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है ना। आप फॉर एग्जांपल 3 साल पे कर रहे हैं, मैं कहूँ यार मैंने 5 साल पे डेप्रिशिएट करना है। इस तरह एस्टिमेट्स होते हैं। आप लोग प्रोविजंस का पता है आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जितनी मर्जी बना लो। आपने कहा 50% हमारे डाउटफुल डेट हो जाएंगे, कोई कह रहा हमारे 30% होते हैं, कोई कहता 15। क्या कर लेंगे हम? को गोली मार दें उनको? कुछ भी नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी जजमेंट है। हमने सिंपल क्या करना है, उसको हमने जाके असेस करना है, ठीक है। असेस करना है उनकी जजमेंट को और उसके मुताबिक काम करना है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्योंकि जजमेंट बेहद इन्वॉल्व है, बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी जजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये है कि जब कंपनी आपको कहती है कि अगला 1 साल में चलूंगी, भाई पता नहीं चलना है कि नहीं, कल ही कुछ हो जाए, खत्म हो जाए। जजमेंट है ना उनकी, उनको ये लग रहा है पिछले सालों से चल रहे हैं, अगला 1 साल भी चलेंगे। अब देखिए जब कोविड आ गया बीच में, किसको पता रहा कि कंपनियां बंद हो जाएंगी, ठप हो के कारोबार खत्म करके बैठ जाएंगे? किसी को भी नहीं पता था। सब ने अपनी जजमेंट में यही कहा था कि हमने बिजनेस चलाने हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, खत्म हो गया ना मामला। बीच में कंपनियां 2-2 साल ठप भी हो गई और कई बैंकरप्ट भी हो गई हैं। तो जजमेंट इसको कहते हैं। बात आ रही है समझ आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो आप लोग अपने मुताबिक एस्टिमेट्स वगैरह लेते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली जजमेंट इज एक्सरसाइज बाय द ऑडिटर इन रीचिंग हिज ओपिनियन। ऑडिटर साहब भी जो हैं वो भी अपनी जो है जजमेंट अप्लाई करते हैं। जब उसने ओपिनियन बनाना होता है, अपनी राय देनी होती है, उसके अंदर बहुत सी जजमेंट्स होती हैं कि यार अच्छा ये वाला जो एविडेंस था ये सही भी था कि नहीं था, अपनी जजमेंट अप्लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो लिंक बन रहा है कि जी सेल्स बढ़ी हैं तो रिसीवेबल कम हो गए, हालांकि लॉजिकली तो नहीं कम होने चाहिए, सेल्स बढ़ी हैं, रिसीवेबल भी बढ़ने चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट ने जो इसके ऊपर अपनी वो आपको जवाब दिया, इसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दी है, ऑडिटर अपनी जजमेंट के मुताबिक, ऑडिटर को लग रहा है कि यार सही है। अब ये जो लग रहा होता है ना, ये जजमेंट होती है आपकी। बात आ रही है समझ? जजमेंट का मतलब क्या है? फैसला नहीं है यहाँ पे, ये वो वाली जजमेंट कोर्ट वाली नहीं वर्ड यूज़ करा। जजमेंट का मतलब क्या है? आपकी अपनी राय के मुताबिक है। मेरी जजमेंट किसी चीज़ के बारे में और हो सकती है, आपकी दूसरे बंदे किसी और कोई और हो सकती है, ठीक है। एक ही कलर को डिफरेंट लड़कियों से पूछा रहे कौन सा कलर है, कोई इसको रेड कह देता है, कोई जेट रेड कह देगा, कोई पता नहीं कितनी कितनी टाइप्स निकल। जजमेंट है ना हर बंदे की, हर किसी का अपना अपना थोड़ा सा परसेप्शन है चीज़ के बारे में। बात आ रही है समझ भाई? ये जजमेंट समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ऑडिट है ही जजमेंटल सब्जेक्ट। ये मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को ओरिएंटेशन में बताया था कि ऑडिट में फेल होने की ज़्यादा रीजंस ये होती हैं कि हर बंदा अपनी अपनी जजमेंट अप्लाई कर रहा होता है। एक ही मसले को 10 बंदे 10 तरीक़ों से देखते हैं क्योंकि 10 बंदों के 10 ज़हन हैं, हर कोई अपने अपने मुताबिक देख रहा है। ये कोई अकाउंटिंग नहीं है कि जी आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन कि यही मेथड है तो सिर्फ इसी मेथड के थ्रू करना है। भाई इधर तो ऑडिट के ऊपर कोई प्रोसीजर नहीं है, आपने मतलब है कि बेसिक प्रोसीजर आपको बताए हुए हैं, आप उनको जिस तरह मर्जी घुमा फिरा के लगाएं, बस आपने एविडेंस लेना है अपना। बात आ रही है समझ? ठीक है जी। तो द फ्रेजेस ट्रू एंड फेयर एंड प्रेजेंट फेयरली इंडिकेट दैट अ जजमेंट इज बीइंग गिवन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी रिलाइड अपॉन। हमने एक जजमेंट दी है,
हमने अपना एक ओपिनियन दिया है कि भाईजान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाय किया जा सकता है, लेकिन साथ ही हम ये भी ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है हमारी। मतलब ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि 100% चीज़ें ठीक है। हाँ, हमने जितनी की चीज़ें चेक की हैं, हमारी प्रोफेशनल जजमेंट, हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या है वो आप इसके ऊपर रिलाय कर सकते हैं, ठीक है। और जब नहीं करना होगा तो हम ये भी कहते हैं कि जी डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, ये भी बात हो जाती है। मटीरियलिटी की बात हमने कर ली है डिस्कस, ठीक है, कि हर एक चीज़ को नहीं हमने देखना, हर कंपनी के हिसाब से डिफरेंट है। एक कंपनी है उसका 1 लाख रुपए का रेवेन्यू, उसके लिए 2000 रुपये भी बहुत मटेरियल है, ठीक है। तो दूसरी तरफ एक कंपनी है उसका 1 अरब रुपए का रेवेन्यू, उसके लिए 2000 रुपया, तो वो कहेगा मैं गिरा हुए को नहीं उठाऊँ, इतनी देर में मेरा टाइम वेस्ट हो जाना है। बात आ रही समझ। तो ये मटीरियलिटी का भी कॉन्सेप्ट आपका अलग है। अब इसमें लास्ट पैराग्राफ देख लें, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। इसमें ना साल लिख लें आइजा 320 मटीरियलिटी हम पढ़ेंगे, कहाँ पढ़ेंगे भाई, आइजा 320, वहाँ पे जाके डिटेल में है मटीरियलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है ऑडिटर ने। क्लाइंट ने कैसे करनी है वो नहीं बात हो रही, वो क्लाइंट की जिम्मेदारी। हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि हमने ऑडिट कैसे करना है, हम ये नहीं पढ़ रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी है, ठीक है। तो अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी मीन्स दैट द ऑडिटर विल नॉट एम टू एग्जामिन एवरी नंबर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई हमने 2-2 रुपये, 5-5, 10-10 रुपये नहीं वहाँ पे देखने, बल्कि हमने वो देखने हैं जो हमारी मटीरियलिटी के मुताबिक हैं। तो क्या मटीरियलिटी मेरी फर्म है शहबाज हनान एंड को, क्या मैं अपने हर क्लाइंट की मटीरियलिटी सेम रखूँगा? बिल्कुल नहीं रखूँगा। कोई क्लाइंट बड़ा है, कोई छोटा है, सही है, किसी की नेचर डिफरेंट है, किसी की नेचर डिफरेंट है। तो भाई एक तरह की आप नहीं रखेंगे, आप पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हो। आइजा 315 के अंदर हम अंडरस्टैंडिंग, आइजा 315 के अंदर पढ़ेंगे किस तरह आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट पहले करनी है, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे मटीरियलिटी को नीचे ले आए, मतलब छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगेंगी वहाँ पे। जहाँ पे रिस्क नहीं है, सही है, आपको लगता है यार कोई मसला नहीं होना, वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें भी हम इग्नोर कर देंगे। बात आ रही है समझ आपको, ठीक है। तो वो कहता है कि हमारे लिए सिग्निफिकेंट आइटम्स होंगी, या तो बिकॉज ऑफ देयर हाई वैल्यू उनकी अमाउंट इतनी बड़ी होगी, या क्या होगा बिकॉज देयर इज ग्रेटर रिस्क दैट कुड बी स्टेटेड इनकरेक्टली, या उनके अंदर रिस्क है, मतलब अमाउंट बड़ी नहीं है, रिस्क है। डायरेक्टर साहब के साथ ट्रांजैक्शन होगी है, बेशक छोटी सी अमाउंट की है, लेकिन भाई मसला होगा। क्यों? डायरेक्टर कभी भी आर्म्स लेंथ के ऊपर, मार्केट लेंथ के ऊपर काम नहीं करेगा आपके साथ, ठीक है। किसी लॉ की नॉन कंप्लायंस है, मिसाल के तौर पे जुर्माना सिर्फ 50,000 रुपया, लेकिन साल लिखा हुआ है 50,000 रुपया या 2 साल जेल होगी जी सीईओ को। भाईजान 50,000 रुपया मटीरियल नहीं है हमारे लिए, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन 2 साल जेल होनी है सीईओ को, ठीक है। हो सकता है कंपनी की तरफ ही ना बात आ रही, कंपनी को महीना बंदे रखना पड़ जाए तो कंपनी का बेड़ा गर्क हो जाना। बात आ रही समय। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रही है, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपया जुर्माना है, ठीक है, या एंड और होती है ना सजा के 10 लाख जुर्माना है और इसके साथ 2 महीने कंपनी भी बंद होगी। 10 लाख रुपया कोई मसला ही नहीं है, इतनी सी अमाउंट है, 2 महीने कंपनी बंद हो जानी है, ये बेड़ा गर्क हो जाना। बात आ रही समझ। तो भाई कई बार वैल्यू के हिसाब से चीज़ मटेरियल होती है, कई बार क्वालिटेटिवली मटेरियल होती है, ठीक है। ये दूसरी वाली बात को लिख लें, क्वालिटेटिव मटेरियल है कि रिस्क इतना है, क्वांटिटी का नहीं पता, उसकी वॉल्यूम का नहीं पता, अमाउंट का नहीं पता, लेकिन क्वालिटेटिवली मटेरियल है। बात आ गई समझ। चलें जी, अब आगे बात आ गई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑडिट। हमने कल भी ये डिस्कस किया था कि इधर कोई शौक से कोई ऑडिट नहीं करवाता, वॉलंटरी ऑडिट नहीं यहाँ पे करवाते, ठीक है। इधर तो रिक्वायरमेंट के ऊपर भी बड़ी मुश्किल से करवाते हैं। तो भाई पाकिस्तान के अंदर भी रिक्वायरमेंट्स हैं ऑडिट करने की, इसी वजह से लोग ऑडिट करवाते हैं। जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जैसे सोल हैं, पार्टनरशिप है, इनके ऊपर तो है ही नहीं कोई रिक्वायरमेंट। जो कंपनीज होती हैं ना, कंपनीज में भी जो बड़ी कंपनीज हैं या जो मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तमाम की रिक्वायरमेंट आगे पढ़ लेंगे वैसे, ठीक है। लिस्टेड कंपनीज हैं, सबने ऑडिट करवाना है। आप लोगों ने कैफ 7 सीलो पढ़ लिया होगा या अभी पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर भी आपने पढ़ा होगा कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन्होंने जमा करवाने हैं। भाई लिस्टेड कंपनी ने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाने हैं जमा, ऑडिट करवाए हुए, इसका मतलब फंस गए, मजबूरी में करवाना पड़ रहा है ऑडिट। पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा करवाने हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है, ठीक है, जिसकी होल्डिंग कोई पब्लिक कंपनी नहीं है और उसका कैपिटल 1 मिलियन 10 लाख रुपए से कम पेड अप कैपिटल है। कैपिटल का तो पता ही है ना, जो लोगों ने पैसा दिया होता है और शेयर्स खरीदे होते हैं उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। 1 मिलियन से पेड अप कैपिटल कम है और ये एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक ने तो हर किसी ने ऑडिट करवाना है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसी प्राइवेट कंपनी हूँ जिसकी होल्डिंग या तो है ही नहीं
या अगर है भी तो वो पब्लिक नहीं है। अगर पब्लिक कंपनी मेरी होल्डिंग है तो मेरा चाहे 2 लाख रुपया भी कैपिटल लेना, मैं प्राइवेट होते हुए फिर भी मैंने ऑडिट करवाना है। तो यहाँ पे एक ऐसी कंपनीज को साइड पे किया गया है कि भाई या तो आप प्राइवेट कंपनी हो, किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है कंपनी के साथ, 10 लाख से कम पेड अप कैपिटल, जाओ यशी करो, ना ऑडिट करवाओ, छोटी सी कंपनी हो, प्राइवेट भी और एसएमसी सिंगल मेंबर भी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई होल्डिंग पब्लिक है तो चाहे आपका 10,000 रुपये पेड अप कैपिटल हो, फिर भी आपने करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बिजनेसेस को आमतौर पे नहीं करवाए जाते ऑडिट, लेकिन बाकी मोस्टली बिजनेस के ऑडिट रिक्वायर्ड होते हैं, इसी वजह से करते हैं। अब नीचे बात आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? एक तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस कर ली है, बताएं कौन सी है? अभी हम एक बात कर रहे थे ना पीछे, सोना नहीं है, जागते रहना है। हाँ जी, हमने अभी एक बात की थी कि एक जिम्मेदारी जो है वो मैनेजमेंट की है, डायरेक्टर्स की है। कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है, दो चार्ज गवर्नेंस की है। बाकी अभी देख लेते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट, मतलब सिर्फ ऑडिट के हवाले से बातें करने लगा। वैसे तो जाहिर है कंपनी को चलाना, कंपनी के ऑपरेशंस को देखना, वो तो जिम्मेदारियां हैं ही, लेकिन हम यहाँ पे जो सिर्फ ऑडिट पढ़ रहे हैं, हम ऑडिट के हवाले से बात करने लगे हैं कि जी आपकी जो मैनेजमेंट है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके जो दो विद गवर्नेंस हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब क्या है? डायरेक्टर्स को बोला जाता है। मैं आपको कोई 10 बार मैंने बता दिया है, आप लोगों को पता लग जाना चाहिए जब भी दो चार्ज विद गवर्नेंस वर्ड आए। लेकिन आपने यूज़ यही वाला वर्ड करना है क्योंकि थोड़ा सा एक फैंसी सा वर्ड है, ठीक, टेक्निकल जार्गन है ना। जब कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल वर्ड यूज़ करने हैं, मतलब सादा से नहीं करने, टेक्निकल। पता लगे ना कि बंदे ने ऑडिट पढ़ा हुआ है, इसको बिजनेस की लैंग्वेज का, अकाउंट्स की लैंग्वेज का, ऑडिट की लैंग्वेज का पता है। दो चार्ज विद गवर्नेंस, ठीक है जी। तो भाई इनकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये वैसे आगे भी बड़ी बार आनी है। तो इधर भी देख लेते हैं। अच्छा जी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं भाई? सबसे पहले, अच्छा इसमें जो सबसे पहले या बाद में वाला कोई सीन नहीं है, रैंकिंग कोई नहीं की हुई, बस वैसे उन्होंने बताई हुई है, ठीक है। तो ये नहीं कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इस तरह नहीं है, रैंकिंग कोई नहीं है, वैसे उन्होंने जिस तरह आप जो मर्जी लिख लें, ऊपर वाले नीचे लिख लें, नीचे वाले ऊपर लिख लें। जैसे पहले नंबर पे क्या आ गई? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड को रोकना, प्रिवेंट करना, रोकना, होने ही ना देना फ्रॉड को, ये किसकी जिम्मेदारी है? ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी? ऑडिटर कौन सा वहां पे 24 घंटे बैठा रहता है? ऑडिटर साहब तो जाते हैं साल बाद जाके ऑडिट करके आए थे। तो फ्रॉड को रोकना, 2 नंबरी को रोकना, धोखाधड़ी को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट और दोष विद गवर्नेंस की, ठीक है। एंड डिटेक्शन, डिटेक्ट का मतलब क्या होता है? पकड़ना, मतलब हो गया उसको डिटेक्ट करना होता है। डिटेक्टिव एजेंट्स होते हैं, जासूस, ठीक है, जो पता लगवाते हैं चीज़ का। फ्रॉड हो गया है तो उसका पता लगवाना किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की है, ठीक है। ऑडिटर की डायरेक्ट जिम्मेदारी कोई नहीं है। हाँ, ऑडिटर जब जाएगा, ये भी इसके ऊपर भी स्टैंडर्ड है, आईएस 240, IS 240 है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि फ्रॉड को किस किस वजह से फ्रॉड होते हैं। हमने भी वहाँ पे पूरा स्केप्टिकल होकर रहना है, ठीक है। स्केप्टिकल हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, क्या? क्वेश्चनिंग माइंड, हर वक्त शक्की ज़रा मिजाज से हमने चीज़ें देखनी है कि भाई हो सकता है इसमें फ्रॉड हो। हर चीज़ में तो नहीं ढूंढने लगे ना, लेकिन हो सकता है कि फ्रॉड हो। तो ऑडिटर ने भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन असल बुनियादी जिम्मेदारी फ्रॉड को रोकने की या फ्रॉड को डिटेक्ट करने की किसकी है? मैनेजमेंट की है। दूसरे नंबर पे आ रहे हैं भाई, ये जो अभी हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इसके ऊपर दोबारा नहीं बात अभी करेंगे। प्रेपरेशन ऑफ एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट एंड दो चार्ज विद गवर्नेंस की है जिम्मेदारी। देन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इंटरनल कंट्रोल्स लिख लूँ तो आपको पता लग जाएगा इंटरनल कंट्रोल्स क्या है। इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात हो चुकी है ऑलरेडी, जब हमने वो फेजेस देख रहे थे कौन कौन से हैं ऑडिट के। इंटरनल कंट्रोल से मुराद क्या? इंटरनल चेक एंड बैलेंस, ताला लगा होना चाहिए। सुबह 9 बजे ऑफिस खुलेगा,
ठीक है। कोई भी जहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसके ऊपर अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकता, पासवर्ड लगेंगे वहाँ पे, ये कंट्रोल्स हैं भाई। ठीक है। डेली का जितना भी कैश होगा बैंक में जमा होगा या नहीं होगा, 10,000 से ऊपर वाली एक्सपेंस को कौन अप्रूव करेगा, 1 लाख से ऊपर वाले को कौन करेगा, 1 करोड़ से ऊपर वाले को कौन करेगा, बात आ रही है समझ। ये सारे कंट्रोल्स हैं, चेक एंड बैलेंस इसको कहते हैं ना, इंटरनल पॉलिसीज, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स, SOPs, इंटरनल कंट्रोल्स हैं। अब देखें यहाँ पे भी लॉजिकल सी बात है इंटरनल कंट्रोल्स किसके हैं, किसको चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए। ऑडिटर के मामे की कंपनी है वो, ऑडिटर का क्या ताल्लुक है उसके साथ। हमने तो भाई ये देखना है सिर्फ कि क्या इंटरनल कंट्रोल्स हैं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। हमने तो सिर्फ ये चीज़ देखनी है, वो भी साल बाद जाके। इन चीज़ों को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, डिज़ाइन करने की भी इंटरनल कंट्रोल को। डिज़ाइन से मुराद क्या है, डिज़ाइन से मुराद है कि बनाना कंट्रोल को। ठीक है, कि पासवर्ड डेली का चेंज होगा, ये डिज़ाइन कर दिया हमने, मतलब डिज़ाइन किया ना, बनाना, ड्राफ्ट करना कि ये कंट्रोल है। ठीक है। लॉकर को ताला लगा होगा, ये है। कैमरा लगा होगा, CCTV, ये कंट्रोल्स हैं सारे। ठीक। डिज़ाइन की भी जिम्मेदारी है, इम्प्लीमेंट करने की भी जिम्मेदारी है। सिर्फ किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, वो बात नहीं करनी। डिज़ाइन भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है भाई आपने, उसको एग्जीक्यूट भी करना है। जैसे हमने कहा कि प्लानिंग अगर हम ऑडिट की करके बैठ जाएं, वो डिज़ाइन है ना कि हम किस तरह करेंगे। एग्जीक्यूशन के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम फेल हो गए तो क्या फ़ायदा ऐसी प्लानिंग का। आप लोग भी करते हैं, ठीक है, अगले सेशन से साथ साथ पढ़ूंगा, वो जितनी मर्जी प्लानिंग कर लें भाई, जब तक आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो क्या फ़ायदा ऐसी प्लानिंग का। अभी आप में से कई लोगों ने सोचा होगा 4 पेपर देने हैं, कईयों ने सोचा 3 पेपर देने हैं। भाई वो डिज़ाइन है सारा कुछ, आपका अभी माइंड के अंदर है, या चाहे लिख भी लिया है, जब तक उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे स्केड्यूल बना के, वो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है। तो डिज़ाइन करना भी इंटरनल कंट्रोल किसकी जिम्मेदारी है, इन भाईजान की। इम्प्लीमेंट करना भी किसकी जिम्मेदारी है, इन भाईजान की। ऑडिटर का क्या काम है, ऑडिटर का काम यह है कि भाई क्या डिज़ाइन किए हैं, इफेक्टिवली डिज़ाइन किए हैं, हर एंगल से डिज़ाइन किए हैं, और क्या इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी हुए हैं। मतलब कि देखो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा था कि हम फ्रॉड को पकड़ेंगे, देखेंगे। हमने ये देख लेना क्या वाकई कर भी रहे हैं कि नहीं, फ्रॉड को प्रिवेंट कर रहे हैं, फ्रॉड को डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। डिटेक्ट हो जाता है फ्रॉड, फिर ये क्या करते हैं, पता लगा रही कि एक बंदा 2 करोड़ की चोरी करके भाग गया, इन्होंने पकड़ लिया और छोड़ दिया, की फ़ायदा। बात आई। इसका मतलब है कि मैनेजमेंट भी साथ मिली हुई है। तो हमने जो इनकी कही हुई बातें ना, सिर्फ उन्हीं को देखना है। देखो प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट ने कहा जी बेहतरीन किस्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। सर देखते हैं कितना मज़ा आता है, इसी को देखने आए हम, मज़ा लेने नहीं आए यहाँ पे, और हम क्या करने आए। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स, क्लाइंट ने कहा जी डिज़ाइन भी बेहतरीन और इम्प्लीमेंटेशन तो भूल ही जाएं आप, क्या कमाल की है। ऑडिटर साहब क्या कहेंगे, सर यही दिखा दें, डिज़ाइन पहले चेक कर लेते हैं, अच्छे डिज़ाइन है, और ये देख लें कि उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी है, सही है, ऑपरेट भी कर रहे हैं सही या नहीं। अब अच्छा, एक सवाल का जवाब आपने देना है मुझे, ज़रा सोच के तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं है। इंटरनल कंट्रोल्स मौजूद ही नहीं हैं ही नहीं सिरे से, मतलब कि हमें फजूल कुछ भी अहम बातें नहीं है, ना कोई पासवर्ड लगते हैं वहाँ पे, ना कोई लॉकर है, ना कोई CCTV है। जिसका जो दिल करता है करी जा रहा है, जिसका जो दिल करता है ऑर्डर कर देता है, पैसे कभी कैश में जा रहे हैं, कभी बैंक से जा रहे हैं, फ्रॉड हुई जा रहे हैं। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल्स बिल्कुल ही नहीं है। अब क्या करें इसको, ये भी हमने पहले बात की हुई है थोड़ी। बताएं जी क्या करें, उनका काम छोड़ दें, क्लाइंट ना पकड़ें, घर आ जाएं वापस। हम मेनली किस चीज़ का ऑडिट करने गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इंटरनल कंट्रोल्स का ऑडिट नहीं हम करने गए, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। हम किसका ऑडिट करने गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं, समझते हैं उनको। क्यों समझते हैं, ताकि हमें पता लगे कि भाई कितना रिस्क है इसके अंदर, इस क्लाइंट के अंदर। क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा एफर्ट हमें करनी पड़नी है। कंट्रोल्स बिल्कुल ही नहीं है, हमारा रिस्क बढ़ गया, कंट्रोल रिस्क बढ़ गया, हमारा ऑडिट रिस्क भी बढ़ गया। आगे जाके पढ़ेंगे, सही है, ये क्या इनका कनेक्शन होता है। रिस्क बढ़ गया, ISA 330 के तहत हमें ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ जानी है। लेकिन अगर यही कंट्रोल होते बड़े ही अच्छे, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर आप जाएंगे ना, लिस्टेड या MNC, बड़े ही अच्छे कंट्रोल्स हैं, ऑडिटर भी खुश होगा, यार चलो खुद एफर्ट कम करनी पड़ रही है। आई गल समझ कि डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना जिम्मेदारी है मैनेजमेंट ने 2 विद गवर्नेंस की, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना किसका काम है, ऑडिटर का काम है भाई, सही है। तो ऑडिटर साहब ये देखेंगे, आ गई है बात समझ। ठीक है। अब ये देखें,
डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स में आगे उसने क्या लिया, फॉर एग्जांपल ऑथराइजिंग पेमेंट्स अबव अ सर्टेन अमाउंट, भाई 10 लाख से ऊपर पेमेंट कौन करेगा, ये कंट्रोल है। मंथली बैंक रिकन्सिलिएशन, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का पता है ना बीआरएस का, कि अपने जो आपका लेजर का बैलेंस है बैंक का और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उनके बैलेंसेस को मैच करना, अगर मैच नहीं हो रहे क्या फ़र्क आ रहा है उनके अंदर, उनको रिकनसाइल करना, उनको देखना ताकि पता हो कि बैंक का बैलेंस जो पड़ा हुआ है और इधर जो आपके लेजर के अंदर आ रहे हैं दोनों मैच कर रहे हैं। बात आई समझ। अब वो कंट्रोल है ना, अदरवाइज अगर बीआरएस बनती ही ना हो तो पता लगे कि उधर 1 रुपया नहीं भैया, इधर लिखा हो रही करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है हमारे बैंक के अंदर, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, या बैंक स्टेटमेंट में पैसे पड़े हों इधर कुछ नहीं, बहुत ही कम आ रहे हैं, मसला हो जाएगा ना आपकी। ना तो प्लानिंग सही होगी कंपनी की, कंपनी को पता ही नहीं है हमारे पास कितना पैसा है, कहाँ पे पड़ा हुआ है, जो मर्जी पैसा लेकर चला जाए, कंपनी उधार मांगती फिर रही है, यही नहीं आइडिया यार 8 बैंक का उनमें से 2 बैंकों के अंदर इतना पैसा पड़ा हुआ है। बीआरएस बड़ी इंपॉर्टेंट है, बीआरएस कंट्रोल है, कौन बनाता है, कंपनी बनाती है, क्लाइंट बनाता है, ठीक है, ये इंटरनल कंट्रोल की एग्जांपल है। इस तरह पेबल्स वगैरह की, मंथली ट्रेड पेबल कंट्रोल्स, अकाउंट रिकन्सिलिएशन, इसका मतलब भी क्या है कि भाई जब भी महीना एंड होगा तो पेबल्स जो हैं जिनको आपने पैसे पे करने हैं उनकी भी एक रिकन्सिलिएशन बनाई हो, यार पिछले महीने ओपनिंग बैलेंस कितना था, पिछले महीने का क्लोजिंग कितना था, वही इस माह का ओपनिंग हो गया, मजीद क्या परचेजेज हुई हैं, पेमेंट क्या की है, क्लोजिंग बैलेंस निकल आएगा, ठीक है, उनको भी ज़रा देख लेना है। और सप्लायर आपका जो है, पेबल से मुराद यही है ना, किसी के पैसे देने हैं, जिसके देने आपका सप्लायर है या वो क्रेडिटर है आपका, उससे भी कोई ना कोई स्टेटमेंट मंगवा लो, मैच कर लो उसके साथ, ओके सीन, बाद में फड्डा ना पड़ जाए। अब ये किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। इस तरह के हज़ारों कंट्रोल्स होंगे और हमने सिंपल देख लेने जाके, हमने लेकिन वो देखना है जो हमारे ऑडिट के रेलिवेंट है, हर चीज़ नहीं देखनी। अच्छा, ये 3 होगी जी जिम्मेदारियाँ। फिर अब आगे प्योर ऑडिट के हवाले से अगर जिम्मेदारियाँ आ जाए ना, ठीक है, मतलब ये तो थी फ्रॉड को रोकना, अपना ही काम है ना, फ्रॉड रोके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्हीं की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको रोक लें, अंदर की चीज़ें हैं तीनों। तीसरी क्या, उन्हीं के कंट्रोल्स हैं। अब बात आ रही है ऑडिटर के साथ कम्युनिकेशन की या ऑडिटर के साथ आपके ताल्लुक की। तो भाई उसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो आपने ऑडिटर को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ठीक है जी, ऑडिटर को आपने क्या करनी है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेस पर बनी है उस इंफॉर्मेशन तक हमें रसाई दी जाए ऑडिटर की। ऑडिटर को ये भी तो हक है ना हमारा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गए, उन्होंने 5 पेजेस दे दिए, ये लो जी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ये देख लो। हमने कहा भाई इसके पीछे ट्रायल बैलेंस किधर है, कहते हो नहीं देना। लेजर्स किधर है, कोई नहीं देने। अच्छा, लेजर दे दिए, ट्रायल बैलेंस दे दिया, हमने कहा अच्छा ये एक्सपेंस ये वाला दिखाओ, इसकी कोई वाउचर दिखाओ, कोई इनवॉइस दिखाएं, कहाँ पे हुआ है खर्चा, कुछ तो दिखाओ भाई। ये आपने सेल की एक एंट्री की हुई है 10 लाख की, सेल इनवॉइस दिखा दो इसकी, वो कहते कुछ नहीं है, पीछे हमने कुछ नहीं दिखाना। तो भाई ये क्या है, तो इसलिए हमें एक्सेस टू इंफॉर्मेशन मिले रेलेवेंट टू एफएस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन के रेलेवेंट जो जो इंफॉर्मेशन है ऑडिटर का हक बनता है कि हमें दे, और ड्यूटी किसकी है, ये हमें देना इसकी है, मैनेजमेंट की, ठीक है। देन हमारा क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू ऑडिट। एडिशनल इंफॉर्मेशन से क्या मुराद है, एक तो वो बातें हो, ये बात बड़ी गौर से समझ लें चीजें, रेलेवेंट टू ऑडिट है, लेकिन मतलब इधर उधर की बोंगियां ऑडिटर साहब भी नहीं मारेंगे, लेकिन क्लाइंट इंफॉर्मेशन हमें देगा। ये तो होगी ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो जो बातें लिखी हुई हैं उसके हवाले से इंफॉर्मेशन। अब बात आई कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर भी तो कुछ जहान है ना, मतलब है कि ऑडिटर कहते हैं यार मुझे लीगल एडवाइजर से मिलवाओ, लीगल मैंने उससे कुछ पूछना है, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं है, या उससे कोई रिटर्न कंफर्मेशन मुझे कंफर्म करवा दो लिखवा के, कोई केस तो नहीं है। टैक्स एडवाइजर से मिलवा दो कि जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सही लिखी हुई है, ठीक, बात आ रही है समझ। तो ऑडिटर जो है रेलेवेंट टू ऑडिट एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पूछ सकता है आपसे, वो भी मांग सकता है। लास्ट क्या है जी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या, कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स whom the auditor needs access in order to complete the audit। ऑडिट को कंप्लीट करने के लिए ऑडिटर साहब जिससे मिलना चाहते हैं, ऑडिटर कह रहे हैं सीएफओ से मिलवाएं भाई, मैंने मिलना है, उससे बातें पूछनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इंक्वायरी करनी है, डायरेक्टर से मुझे मिलवाएं, मैंने उनसे कुछ बात पूछनी है, लीगल एडवाइजर से मिलवाएं, टैक्स एडवाइजर से मिलवाएं, वैल्यूअर आपने यहाँ पे रीवैल्यू करवाई हुई है प्रॉपर्टी, पिछले साल 5 करोड़ की थी, इस साल 15 करोड़ की आपने लिख दी है, मिलवाओ तो सही वो बंदा। नहीं भी मिलवाना, इन्फॉर्मेशन तो लेने दो उससे, कोई कन्फर्मेशन तो लेने दो, ठीक है। तो ऑडिटर साहब जिस बंदे से भी मिलना चाहें ऑडिट के हवाले से, ऐਵੇਂ नहीं कि
सही है कि हर बंदे से मिलवा दें आप। ऑडिट के हवाले से जिस शख्स से आप मिलना चाहते हैं ऑडिटर, बतौर ऑडिटर आपको मिलवाया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या चीज़ है जी? रिटन रिप्रेजेंटेशन। ये हमने जब वो स्टेजेस या फेजेस पढ़ रहे थे ऑडिट के, उसमें हमने बात की थी कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। बाकी डिटेल में तो हम ऑब्वियसली इसको पढ़ेंगे जब फाइनलाइजेशन लेवल आएगा हमारा। इसका स्टैंडर्ड है आइज़ा 580, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। आपका चैप्टर नंबर 14 है, उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये है क्या? देखें, क्लाइंट ने हमें कहा कि हमने आपको इन्हीं बातों पे आ जाएं, बाकी तो छोड़ें, और भी बड़ी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन होती है, इसी पे आ जाएं। क्लाइंट ने कहा हमने हर फ्रॉड रोकने की कोशिश किया, जो जो थे हमने डिटेक्ट भी कर लिए हैं। ठीक है जी सर, बेहतरीन आपने कर दिया। जिम्मेदारी ली है जी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, क्या कमाल किस्म की बनाई है, ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है सर, ये सारी बातें कौन कर रहा है? क्लाइंट बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। इंटरनल कंट्रोल सर देखें क्या ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन किया है, इंप्लीमेंटेशन तो आपके सामने ही है इसकी। ठीक है जी, जो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमने एक एक चीज़ दी है, एक एक इनवॉइस, एक एक वाउचर, एक एक बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया। ओके जी, इसके अलावा भी जो जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमने आपको दी है। जिस जिस बंदे से आप मिलना चाहते हैं हमने आपको मिलवाया है। ऑडिटर कहेगा सर ये क्या ज़बरदस्त, आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। ठीक है, बस अब एक छोटा सा एहसान और कर दो कि ये सारा कुछ ना मैं एक लेटर के अंदर लिख रहा हूँ, एक खत के अंदर मैं लिख रहा हूँ, उसके ऊपर सिंपल आपने साइन कर देने हैं कि मैंने हम ये किया है सारा कुछ। अब वहाँ पर क्लाइंट के हाथ कांपने लग जाते हैं, हालांकि उसने कह तो रहा है कि मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। जब आप उसे कहते हो कि यार ये मैं लिख रहा हूँ ये बात, आपने सिंपल साइन करने हैं। कुछ ये बातें कुछ और भी होती हैं। ठीक है, आपने सिंपल साइन करने हैं कि आपने हमें इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने फ्रॉड रोक लिया, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर दी, आपने हमें एक्सेस दे दी, हर बंदे से मिलवा दिया। लिख दो, मैं लिख दिया है, साइन कर दें। लिख भी मैं ही देता हूँ, एफर्ट सारी मेरी, आपने एक साइन करना है। ठीक है, इसको कहते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। लिखवा के उनसे रिप्रेजेंटेशन, उनका मौक़िफ़ जो है वो लिखवा के ले लेना है आपने, उनका जो स्टांस है, ठीक है, वो आपने लिखवा लेना है उनसे कि भाई हमने सारी का, इसको कहते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे आइज़ा 580 में। ठीक है, अच्छा लेट्स से अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि भाई अगर हम ऑडिट करने गए हैं, कुछ भी नहीं हमें मिला, कोई इन्फॉर्मेशन ये इसमें से कुछ भी नहीं, अंदर ही नहीं घुसने दे रहे, गेट ही नहीं खोलते। ठीक है, बस वो जो चौकीदार बैठा हुआ, चौकीदार ने हमें लिख कर अंदर से जाके CEO से लिखवा के दे दिया, हमने सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया, ऑडिट हो गया? नहीं हुआ भाई, ये कौन सा ऑडिट है? ये जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है ना, ये कोई एविडेंस एज सच नहीं है, ये सिर्फ आपके एग्जिस्टिंग एविडेंस जो पहले से आपने लिए होंगे ना, बेतहाशा एविडेंस, बैंक स्टेटमेंट्स देखी होंगी आपने, चीज़ों को वेरीफाई किया है, एक्सपर्ट इन्वॉल्व किया, जो जो भी किया आपने, ये बात सिर्फ आपके एविडेंस को स्ट्रेंथन कर दिया, मतलब थोड़ी सी मजबूती देती है कि एक तो हमने अपने तौर पर भी एविडेंस ले लिया हुआ है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जो हमारे मुताबिक हम सेटिस्फाई हैं। साथ साथ हमने इनसे भी लिखवा लिया कि भाई जो जो आपने इन्फॉर्मेशन दी थी वो ठीक थी। लेकिन सिर्फ इसके ऊपर रिलाय नहीं करना सोली। अगर आप कहो कि सिर्फ इसकी बेस पर हम किसी भी फील्ड के अंदर हम 1 रुपये के ऊपर भी इसके मतलब 1 रुपये की भी चीज़ हो ना, उसके लिए भी हम इसके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। हमने अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ये कोई ख़ास प्रोसीजर नहीं है। आगे ये बात समझ भाई? तो ये था आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का। ठीक है, अब इसमें कोई आप लोगों के क्वेश्चन हो तो काइंडली लाजमी आप लोगों ने साथ साथ पूछा करें। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जब चीज़ें बढ़नी हैं तो खुदा ना खास्ता मसला ना होने लग जाए, इसलिए साथ साथ लेक्चर्स लें, क्वेश्चन लाजमी किया करें ताकि साथ साथ जो हैं आपकी वो चीज़ें क्लियर होती जाएँ। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं फिर कि मीनिंग ऑफ एश्योरेंस के ऊपर आ जाएँ। नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक है उसको अभी हम देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस। ठीक है, एश्योरेंस से क्या मुराद है? आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है? हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, एश्योर करना से यही होता है ना मुराद कि भाई कोई क्रेडिबिलिटी ऐड कर देना चीज़ के अंदर। ठीक है, चीज़ जो कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको एश्योर कर देना, उसको उसके अंदर श्योरिटी ले आना, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ले आना चीज़ के अंदर कि हाँ भाई ये चीज़ ठीक है, इसको एश्योरेंस कहते हैं। ऐसे ही है कि किसी भी चीज़ के अंदर क्रेडिबिलिटी, कॉन्फिडेंस ये ले आना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है जी, तो एश्योरेंस जो है अभी क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नेम है ऑडिट एंड एश्योरेंस और इस चैप्टर का नेम भी है कॉन्सेप्ट एंड नीड फॉर एश्योरेंस। पहले तो एश्योरेंस पढ़ लेते हैं। हमने थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि ऑडिट एश्योरेंस की ही एक किस्म है,
लेकिन एश्योरेंस की और भी किस्में हैं, इसलिए तो ऑडिट एंड एश्योरेंस नाम रखा गया ना। अगर सिर्फ ऑडिट ही एश्योरेंस होती तो फिर ऑडिट नाम होता है इसका, सिंपल। ठीक है, चलो जी, डेफिनेशन ऑफ एश्योरेंस देखें। एश्योरेंस मीन्स कॉन्फिडेंस, सही है, किसी चीज़ के अंदर कॉन्फिडेंस ले आना, यार ये चीज़ ठीक है, इसको एश्योरेंस कहते हैं। इन एन एश्योरेंस एंगेजमेंट, एंगेजमेंट से मुराद असाइनमेंट है, यहाँ पे इधर वो दूसरी एंगेजमेंट नहीं है, सही है, शादी वाली। एंगेजमेंट से मुराद क्या है, आप किसी के साथ एंगेज हुए किसी काम के अंदर, सही है, किसी असाइनमेंट के ऊपर, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, इसलिए इसको एश्योरेंस एंगेजमेंट वर्ड बोला गया। एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर एन एश्योरेंस फर्म, फर्म से मुराद यहाँ पे ऑडिट फर्म लिख लें आप, सही, क्योंकि एश्योरेंस, ऑडिट भी तो एश्योरेंस की एक टाइप ही है ना, ठीक है। तो अगर आप ऑडिट फर्म भी लिख लें तो सही है, लेकिन वो सिर्फ ऑडिट के हवाले से फिर बात हो जाएगी। एश्योरेंस एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंदर ऑडिट भी आ जाता है, दूसरी कुछ चीज़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। तो एश्योरेंस फर्म इज इंगेज्ड बाय वन पार्टी टू गिव एन ओपिनियन ऑन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन के ऊपर भाई अपना ओपिनियन ज़रा हमें दे दें, दैट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड बाय अनदर पार्टी, जो किसी और पार्टी ने बनाई थी। द ओपिनियन इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ एश्योरेंस, सही है, जो ओपिनियन है वो कॉन्फिडेंस को जाहिर करता है आपके, अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन रिव्यूड, जिसको रिव्यू किसने किया है, वही एश्योरेंस फर्म ने। इट गिव्स एश्योरेंस टू द अदर पार्टी दैट हायर्ड द एश्योरेंस फर्म दैट द इंफॉर्मेशन कैन बी रिलाइड ऑन। दो तरह की एश्योरेंस होती है, कहता है एक ऑडिट होता है, एक रिव्यू होता है। चलें जी, अब थोड़ा सा इसकी उसको देख लेते हैं। हमने वैसे पहले भी ये बात डिस्कस कर ली, अब जरा मैं क्विकली करूँगा, ठीक है। ये है जी एक, दो कर लें इसको, ठीक है। ये ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड मिनिमम दो बंदे होने चाहिए ना। ये कंपनी है, ये उसके शेयर होल्डर्स हैं, कौन है, मालिकान है, मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो इधर बैठा हुआ ना इनका, ये मैनेजमेंट है इनकी, जिसको हम कह सकते हैं अकाउंटेंट कह देते हैं, अकाउंटेंट कह लें या मैनेजमेंट कह लें, दो चार गवर्नेंस कह लें, ठीक है। आमतौर पे छोटी कंपनियां तो उसके अंदर यही लोग दो चार गवर्नेंस भी होंगे, तो आप समझ लें कि ये क्या है, किसी अकाउंटेंट ने बनाई है। क्या बनाया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हमने पहले किया हुआ है डिस्कस, आप लोगों का बड़ा आपके लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ जब मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ उसको उसी वक्त ही दिल से और समझ लें उस चीज़ को, सही है। तसल्ली के साथ हमने जो सवाल है पूछ लें, ताकि बार बार रिपीट ना हो। अभी मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ कि आप लोगों का भी बेसिस आपकी बन रही हैं, ठीक है, तो इसमें कोई मसले ना हो। अच्छा जी, मालिकान ने जो हैं, एक यहाँ पे ऑडिटर साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐनक लगी हुई है, मैं ही हूँ ऑडिटर, ठीक है, बना अजीब सा हूँ, तो भाई मैं क्या हूँ, ऑडिटर हूँ। ये है जी ऑडिटर। मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बुलाया कि भाईजान हमारी ज़रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख लें, क्या वो हमारे अकाउंटेंट ने ठीक बनाई है कि नहीं बनाई। अब आप देखिए इस डेफिनेशन के मुताबिक देखें, ऑडिटर कौन हो गया, एश्योरेंस फर्म होगी। कौन हो गया, एश्योरेंस फर्म। इसने एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, किस चीज़ के ऊपर एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है, क्या चीज़ के अंदर कॉन्फिडेंस ऐड करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाली पार्टी क्या ऑडिटर है, नहीं भाई, बनाई किसने है, इसने, ठीक है, इसने बनाई है। चेक कौन करवाना चाह रहा है, एश्योरेंस कौन लेना चाह रहा है, वो लेना चाह रहा है ABC कंपनी के शेयर होल्डर्स, मालिकान कंपनी के, वो इसके ऊपर एश्योरेंस लेना चाह रहे हैं। क्या ABC कंपनी के मालिकान ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, नहीं बनाई, बनाई किसने है, अकाउंटेंट ने या मैनेजमेंट ने बनाई है। कंपनी के मालिकान चाहते हैं कि ऑडिटर साहब आप आएँ और इसको देखें। इसका मतलब कितनी पार्टीज होगी इसके अंदर, 3 पार्टी लाजमी हैं। एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर 3 पार्टी रिलेशनशिप इज मस्ट, या हम आगे पढ़ भी लेंगे। कितनी पार्टीज का रिलेशनशिप मस्ट है भाई, 3 पार्टीज का रिलेशनशिप इसके अंदर मस्ट है, लाजमी है। एक वो पार्टी है जो बनाती है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट से मुराद है जिस चीज़ को देखना है, सब्जेक्ट मैटर इसको बोलते हैं। मतलब देखो, हमने ये बात ना एक अंडरस्टैंड कर लें कि एश्योरेंस के अंदर ऑडिट भी आता है, ऑडिट के अलावा भी चीज़ें आती हैं। एश्योरेंस के अंदर ऑडिट भी आता है, ऑडिट के अलावा भी चीज़ें आती हैं। तीसरी बार, एश्योरेंस के अंदर ऑडिट भी आता है, ऑडिट के अलावा भी चीज़ें आती हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हम यहाँ पे जनरल अगर टर्म यूज़ करें तो हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो नहीं ना पढ़ी होंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो तब होंगी अगर ऑडिट करना है, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा किसी कॉन्ट्रैक्ट को देखना है, ठीक है, कोई आपकी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाए हैं कंपनी ने किसी से, उसको देखना है, तो वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड तो नहीं यूज़ होगा। इसलिए एक जनरल वर्ड क्या है, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर से मतलब वो चीज़ है जो बनाई गई है, किससे, किसी और बंदे ने बनाई है। चेक कोई और करवाना चाह रहा है, चेक करना किसी और ने है, 3 पार्टी रिलेशनशिप।
ओके, तो इसको एश्योरेंस कहते हैं। क्यों चेक करवाया जा रहा है? ताकि पता लग जाए कि यार चीज़ सही बनी है, इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस इसमें लेके आ सकते हैं, क्रेडिबिलिटी है इसकी या नहीं है। ठीक है, अब नीचे उसने कहा एश्योरेंस होती है दो तरह की, ऑडिट और रिव्यू। अभी आगे देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी, और स्टैट्यूटरी से मतलब आईनी ऑडिट, जो कानूनी तौर पे कहा गया है कि भाई करवाएं, आपका दिल कोई नहीं कर रहा, लेकिन कानून कंपनीज एक्ट 2017 चीख चीख के आपको कह रहा है ऑडिट करवा लो, ऑडिट करवा लो। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ उस वजह से ऑडिट करवा रहे हैं, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज़ वन फॉर्म ऑफ एश्योरेंस। सही, ये भी एक किस्म है। अच्छा, ये जो हम ऑडिट 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 वर्ड बोलते हैं ना, वो स्टैट्यूटरी ऑडिट ही होता है। ठीक है, वॉलंटरी ऑडिट कोई नहीं यहाँ पे करवाता है, वो फिर इंटरनल ऑडिट होता है, वो अंदर का ऑडिट होता है, वो खुद कंपनी कहती है 100% चीज़ें चेक करो, वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। हम पढ़ रहे होते हैं एक्सटर्नल ऑडिट, ये लिखने साथ एक्सटर्नल ऑडिट हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, और एक्सटर्नल ऑडिट हमेशा स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, कानूनी आईनी तौर पे आपसे मांगा जाता है, कानून आपसे मांगता है, लॉ मांगता है, लीगल ऑडिट होता है। ठीक है जी, तो एश्योरेंस की एक टाइप हमें पता है, ऑडिट हो गया। ठीक है, तो मतलब जब हम वर्ड सिंपल ऑडिट यूज़ करते हैं, इसका मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। विदाउट एश्योरेंस फ्रॉम द ऑडिटर्स द शेयर होल्डर्स में नॉट एक्सेप्ट द इन्फॉर्मेशन। भाई मैनेजमेंट ने बनाई हुई है इन्फॉर्मेशन, शेयर होल्डर कहते हैं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। ठीक है, शेयर होल्डर क्या कहते हैं, भाईजान आप आएँ, आप ज़रा बताएं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, फिर मैं इसको मानूंगा, फिर मेरी इंश्योरेंस के अंदर ऐड होगी, आप अपनी इंश्योरेंस ज़रा दे दें। ठीक है जी, तो द स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोवाइड्स एश्योरेंस एज टू द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। हम भाई इनको एश्योरेंस दे देते हैं कि सही है या गलत है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, प्रोविजन ऑफ दिस एश्योरेंस शुड ऐड क्रेडिबिलिटी वगैरह इसमें ऐड हो जाती है। हाउ एवर देयर आर डिफरिंग लेवल्स ऑफ और डिग्रीज ऑफ एश्योरेंस। एश्योरेंस के लेवल्स होते हैं, कुछ होती हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस 100%, भाईजान मसला ही कोई नहीं है, गलती की गुंजाइश ही कोई नहीं है। और एक होती है कि यार गलती की गुंजाइश तो है लेकिन हमने काफ़ी हद तक चीज़ें देखनी है, उसको कहते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। ऑडिट क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस है। और एक तीसरे लेवल की एश्योरेंस है। ठीक है, मतलब मेनली तो दो ही होगी ना, क्योंकि एब्सोल्यूट एश्योरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो सिर्फ होते हैं फॉरेंसिक ऑडिट, जिसमें अदालत करवाना चाहे 100% चीज़ें, या मैनेजमेंट करवाना चाह रही है किसी चीज़ के ऊपर कि यार मुझे 100% चाहिए। आमतौर पे जो एश्योरेंस होती है वो दो तरह की, या रीजनेबल होगी या लिमिटेड एश्योरेंस होगी। लिमिटेड से मुराद अभी देख लेते हैं। लेवल ऑफ एश्योरेंस उसने कहा कि भाई दो तरह की आपकी आएगी, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगी, किस बेस पे आप कहेंगे कि आपने कौन सी वाली इंश्योरेंस देनी है। एक तो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म, कितना का काम करना है भाई, जितना ज़्यादा काम करना है वो रीजनेबल इंश्योरेंस है, जितना कम काम करना है वो लिमिटेड इंश्योरेंस है। लिमिटेड का मतलब है एक हद तक चीज़ें देखेंगे, बेहद नहीं देखेंगे। ठीक है, तो बेहद नहीं देखनी तो हद तक देखनी है भाई, तो वो रिव्यू लिमिटेड होती है। अच्छा जी, एक तो आगे अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म, कितना काम करना है। दूसरा क्या है, रिजल्ट ऑफ दैट वर्क, काम का नतीजा क्या निकलेगा भाई, रिपोर्ट किस तरह की देनी है, रिपोर्ट की शक्ल किस तरह की है। ऑडिट वाली रिपोर्ट की शक्ल और है, रिव्यू वाली रिपोर्ट की शक्ल और है, दोनों की शक्लें ही फ़र्क है। ठीक है, दोनों के रिजल्ट ही फ़र्क हैं। चलें नीचे देख लें, एक होती है रीजनेबल एश्योरेंस और एक होती है लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस को आगे उसने क्या लिखा, अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, कि भाई हमने फिर क्या कहा कि एश्योरेंस की आपकी हो गई दो किस्में। कितनी टाइप्स होगी एश्योरेंस की दो टाइप्स आपकी हो गई। एक को हम क्या बोलते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस, और एक को हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है। क्या होती है भाई, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है। ठीक है, लेकिन बट नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, 100% चीज़ें नहीं देखनी हमने, हाई लेवल की है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, इधर हाई लेवल की है बट नॉट एब्सोल्यूट। ये तो आप लोग अपने जेहन में बिठा लें, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, परफेक्ट। सारी की सारी चीज़ें नहीं हमने देखनी, ना हमारे पास इतना टाइम है, अगर हमारे पास टाइम है तो आपके पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है, हम वहाँ पे पूरा साल बैठ के 2 लाख ट्रांजैक्शंस आपकी बैठ के एक एक चीज़ वेरीफाई करें और आप हमें पे भी कर सकें, ना हमारे पास टाइम है। बहुत सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। इनहेरेंट लिमिटेशन से मुराद क्या है, चीज़ के अंदर ही कुदरती तौर पर इतने मसाइल होते हैं कि हम उसको 100% कर ही नहीं सकते।
ठीक है, क्या मसाइल हैं? सबसे पहला कॉस्ट का, खर्चा ही नहीं पूरा हो सकता भाई अगर एक एक चीज़ देखनी है। दूसरे नंबर पर टाइम का, टाइम ही नहीं है इतना। फिर आ गया रिसोर्सेज ही नहीं है इतने कि एक एक चीज़ को देखा जाए। फिर और मसले क्या है कि ह्यूमन एरर है, जितना मर्जी हम 100% चीज़ को देख लें फिर भी हो सकता है कि देखते देखते कोई ना कोई गलती हुई हो। बात आ रही है समझ? तो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपकी आ गई लिमिटेड एश्योरेंस। इसका मतलब क्या है कि आपकी मॉडरेट लेवल की एश्योरेंस। सही है, मॉडरेट का मतलब क्या है? हाई नहीं है, बस थोड़ी दरमियाने लेवल की, मतलब ये थोड़ा सा 50% से कम की तरफ जाती है। इसको परसेंटेज नहीं वैसे दे सकते, ये मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा। ये कोई इस तरह का रट्टा नहीं मारना जी 75% इंश्योरेंस होगी, 10% होगी भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। कई बार 10 लाख ट्रांजेक्शन होगी, हो सकता है 5% चेक करके सारे मामला ठीक हो गए। क्यों? कंट्रोल्स ही बड़े ज़बरदस्त हैं भाई, गलती उनकी होती कोई नहीं है, रिस्क ही कोई नहीं है। हो सकता है 5% के ऊपर ही रीजनेबल दिया हो, और हो सकता है किसी का 70% करके भी रीजनेबल इंश्योरेंस ना दी जा रही हो। परसेंटेज नहीं इसलिए इसको डिफाइन करनी। ठीक है, तो रीजनेबल इंश्योरेंस क्या होगी? हाई लेवल ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन। प्रैक्टिशनर से मुराद है कि जो बंदा कर रहा है, एश्योरेंस फर्म जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो काम कर रहा है, मतलब ऑडिटर। ऑडिट की सूरत में ऑडिटर, रिव्यू की सूरत में उसका नाम रख दिया जाएगा रिव्यूअर। ओवरऑल उसको क्या नाम दे दिया गया? प्रैक्टिशनर, जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो काम कर रहा है। ठीक है जी, तो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन। कंक्लूजन से मुराद उसका ओपिनियन। अच्छा देखें, जो ओपिनियन वर्ड है या जो ऑडिटर वर्ड है वो स्पेसिफिकली यूज होता है ऑडिट के हवाले से, लेकिन यहाँ पे हम एश्योरेंस की बात करें जिसके अंदर ऑडिट भी आ जाती है, जिसके अंदर रिव्यू भी आ जाता है, इसलिए वो वर्ड जनरल वर्ड यूज़ कर रहा है, मतलब वो प्रैक्टिशनर बोल रहा है। ठीक है, लेकिन यही आपने जब ऑडिट करना है तो प्रैक्टिशनर का नाम क्या हो जाएगा? ऑडिटर। यही जब आपने रिव्यू करना है तो प्रैक्टिशनर का नाम क्या हो जाएगा? रिव्यूअर हो जाएगा, या प्रैक्टिशनर भी कह सकते हैं। ठीक है, यही कंक्लूजन वर्ड यहाँ पे नतीजे को बोला जा रहा है। जब आपने ऑडिट करना है तो कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, क्या बोलेंगे? ओपिनियन लिखेंगे। लेकिन जब आपने रिव्यू करना है तो वर्ड कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, उसने कहा जी कि कंक्लूजन हमारा होगा इन अ पॉजिटिव फॉर्म। पॉजिटिव फॉर्म से क्या मुराद है? जब हमने स्टेटमेंट लिखनी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखनी है, गलत बात नहीं करनी। किस तरह? देखें, हम मतलब इस तरह का पैराग्राफ लिखते हैं। वैसे आइजा 700 के अंदर, आइजा 700 के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे भी कि आपका जो है इसको किस तरह आपने पॉजिटिव स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, तो इन आवर ओपिनियन, एग्जैक्ट लाइंस इस तरह होंगी। इन आवर ओपिनियन द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर। ये बिल्कुल सिंपल सा लिख दिया है। वैसे हम लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। उसने देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए, हमारे ओपिनियन में क्या है? अकाउंट्स जो है ट्रू एंड फेयर हैं। पॉजिटिव सी बात है ना, इसमें नेगेटिव कुछ भी नहीं है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। उसने एग्जाम्पल भी दे दिया कि ऑडिट जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब है कि भाई एश्योरेंस एक बड़ी चीज़ है, ऑडिट एक एग्जाम्पल है किस चीज़ की? रीजनेबल एश्योरेंस की। एश्योरेंस की दो टाइप्स हैं, एक रीजनेबल है, एक लिमिटेड है। जो रीजनेबल एश्योरेंस है ना, वो ऑडिट भी वही वाली एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा जी, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आपने पढ़ी है ना, क्या है? इन आवर ओपिनियन द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर। ओके कर दी बात। अच्छा, इसमें ना नेगेटिव, ये खैर आगे जाके देख लेंगे, अभी छोड़ें। मतलब आप ये भी कह सकते हो ना कि भाई अगर ट्रू एंड फेयर नहीं है तो क्या किया जाएगा? अच्छा, वहाँ पर भी ऐसे लिखाया था इन आवर ओपिनियन ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या है? इन आवर ओपिनियन द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर एक्सेप्ट दिस। सही है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? ये कुछ मसाइल के अलावा सब कुछ ओके है। मतलब वहाँ पर भी लिखने का जो अंदाज है ना, जो बताने का तरीकाकार है। जैसे देखें, अगर आपसे मैं ये कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा वो कहता है सर मैं 4 पेपर दूंगा, शायद पास हो जाऊं। एक इसने ये कहा, एक ने कहा मैं 4 पेपर दूंगा, पास हो जाऊंगा। इसमें देख बताएं पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सी है दोनों में से? हो सकता है कि जिसने कहा है कि मैं 4 दूंगा पास हो जाऊंगा, वो खुदा न खास्ता किसी में फेल हो जाए, लेकिन इसने कहा शायद पास हो जाऊं, हो सकता है वो पास हो जाए। ये तो रिजल्ट की बात है ना, बात की बात है। लेकिन एक बंदा इस तरह की एक स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, अब मेरे पास अक्सर जो स्टूडेंट्स पूछते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ उसका कि सर कैफ करने का मैक्सिमम टाइम क्या है? अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्यों स्टेटमेंट? भाई आप क्यों सोच रहे हो नेगेटिव का? अभी आपको आए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए कैफ के अंदर, और आप आगे पूछ रहे हो मैक्सिमम। आप ये पूछो ना मिनिमम कितना है, मतलब ये पूछना चाहिए ना। ये दिस इज पॉजिटिविटी। अब ये देखें, अब उस बंदे ने जो पूछा है उसके बात से आपको सिर्फ नेगेटिविटी उसकी शो हुई है, उसकी थिंकिंग की। ठीक है, कि मैक्सिमम, क्योंकि इसका मतलब है कि वो शायद सोच रहा है कि मैं हार भी सकता हूँ, मैं
फेल भी हो सकता हूँ। बात आ रही है समझ? ये इसलिए ना इस तरह की स्टेटमेंट की बात हो रही है, इसमें ये नहीं है कि उसमें हम कोई नहीं की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव है, यस की बात कर रहे हैं। मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही ऑडिट के अंदर कोई मसला नहीं निकलेगा। भाई मसले निकलेंगे, लेकिन तब भी हम मसले को इस तरह लिखेंगे कि ये जो मसला है इसके अलावा सब कुछ ठीक है। ठीक है, ऐसे नहीं लिख देंगे सारा कुछ बिड़ा करके हो गया। हम ये कहेंगे यार ये मसला अपनी जगह पे है, ये बिल्कुल ख़राब है, लेकिन इसके अलावा चीज़ें ठीक है। इसको कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब नीचे आ गया जी लिमिटेड एश्योरेंस, अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन एक्सप्रेस इन नेगेटिव फॉर्म। अब इसका लिखने का तरीका अगर चेक करें नेगेटिव, उसने कहा बेस्ड ऑन आर रिव्यू, एक तो इधर से ऑडिट का वर्ड ही नहीं अब उसने डाला, बेस्ड ऑन आर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। एक तो इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए आप लोगों की इस लेवल पे। अब ठीक है, इसको ज़रा उर्दू में तर्जुमा भी कर ले। उसने कहा कि भाई हमारे रिव्यू के मुताबिक हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया कि हम ये कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अब देखें उसने वो ये भी तो कह सकता था ना हमारे रिव्यू के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, ये कह सकता था ना, जैसे उसने ऊपर कहा है कि हमारे ऑडिट के मुताबिक, हमारे ओपिनियन के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं। ऊपर तो वो ये बोल रहा है, नीचे वो क्या बोल रहा है, हमारे रिव्यू के मुताबिक हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि हम कहें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ख़राब हैं। दोनों स्टेटमेंट का मतलब कुछ फ़र्क है? मतलब तो कोई फ़र्क नहीं है, लिखने का तरीकाकार इधर नेगेटिव है। बात समझ आ रही है? तसल्ली से ज़रा एब्जॉर्ब करें, हजम करें इस बात को। उसने कहा है भाई, पहले उसने ऊपर क्या कहा है कि हमारे मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं। हमने कहा क्या बात है, पॉजिटिव बात कर दी। नीचे जाके वो भाई कह रहा है कि भाई मेरे रिव्यू के मुताबिक मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया कि मैं कहूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं है। तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक ही है ना, लेकिन वो इस तरह क्यों लिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर वो ये कहना चाह रहा है, ये इम्प्लाइड है इसके अंदर इम्बेडेड है ये चीज़ कि भाईजान मेरे रिव्यू के मुताबिक तो मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि इसमें कुछ खराबी है। हो सकता है आपके रिव्यू के मुताबिक आपको नज़र आ जाए, क्योंकि मैंने थोड़ी सी चीज़ें देखी हैं, लिमिटेड एश्योरेंस है, मैंने ज़्यादा सैम्पलिंग ही नहीं की। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा लेवल पर चीज़ें देखी ही नहीं हैं, तो मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि मैं ये बात कर सकूं कि इसके अंदर कोई मसला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें मसला है ही नहीं, मसला हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो हो सकता है आपको नज़र आ जाए। बात आ रही है समझ? इसको कहते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट उसने दी है। हालांकि इधर भी वो बात सेम ही कर रहा है, ये ज़रा बात समझ लें आप बड़े गौर से। इधर उसने क्या कहा है कि भाई मेरे ओपिनियन के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं। इधर आगे वो कह रहा है कि मेरे रिव्यू के मुताबिक मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि मैं कहूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो फिर भाई सीधा कहे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं ना काका ना, आइजा 700 कहता नहीं भाई इस तरह नहीं आपने लिखना, आपने वही लिखना जो मैंने आपको कहा है। क्यों? क्योंकि आप लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे हैं, आपने ज़्यादा चीज़ें देखी ही नहीं है, रीज़नेबल लेवल पर आप गए ही नहीं हो सकता है कि आप थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाते तो आपको मसाइल नज़र भी आ जाते। तो आप अभी इस लेवल पे बात करो, ठीक है, कि लिमिटेड एश्योरेंस के मुताबिक हमें कुछ नहीं नज़र आया। क्लियर है भाई? नीचे बात आ गई दोबारा, एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय ऑडिट, तो रीजनेबल एश्योरेंस होती है। ठीक है, अब नीचे उसने वो बता रहा है कि क्यों आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई? बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन, कुदरती तौर पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमने अभी डिस्कस भी कर दी थी। जैसे मोस्टली क्या होता है कि आपका जो कॉस्ट वगैरह के मसाइल, टाइम का मसला, रिसोर्सेज का मसला, ये कुछ और ह्यूमन एरर, ये ऐसे मसले हैं जिसकी वजह से 100% चीज़ें चेक हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो उसने कहा कि बाद में हम आगे पढ़ भी लेंगे। ये एक बार इसमें पढ़ लें, ज़रा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश आ गई ना बस, हालांकि बात इतनी कोई अहम नहीं है, लेकिन क्योंकि इंग्लिश है तो हम बस फिर हमारी माशाल्लाह इंग्लिश पे भी थोड़ा सा काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि अब आगे सारा कुछ लिखना पढ़ना तो इंग्लिश में ही है। ठीक है, अच्छा, उसने कहा इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं विच रिजल्ट इन मोस्ट ऑफ द ऑडिट एविडेंस, जो हमने एविडेंस इकट्ठा करना है, जो चीज़ हमें मिल रही है हमारी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए, बात को बैकिंग देने के लिए, उसको एविडेंस बोलते हैं। जो हमें एविडेंस मिल रहा है ऑन विच द ऑडिटर ड्रॉज कंक्लूजन, जिसकी बेस पर ऑडिटर ने अपना नतीजा बनाना है, एंड बेसिस द ऑडिटर्स ओपिनियन बीइंग परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। ये वाली बात बस समझ लें। ठीक है जी, बाकी और एक खैर इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय रिव्यू थोड़ा सा ही है, वो अभी पढ़ लिया वैसे। अच्छा, अब वो क्या कहना चाह रहे हैं? उसने भाई ये कहा है कि क्योंकि ऑडिट के अंदर इतने मसाइल हैं, इनहेरेंट लिमिटेशन इतनी हैं, 100% ऑडिट नहीं हो सकता।
ठीक है। ऑडिट एविडेंस जो हम लेते हैं वो कंक्लूसिव नहीं है, वो परसुएसिव है। परसुएड करने का क्या मतलब होता है? तरगीब देना। मतलब हमें फाइनल जजमेंट नहीं उसकी बेस पे मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती भाई? 100% चीजें ही नहीं चेक की। लेट से हमने की 40% चीजें चेक, 40% के अंदर हमें मसले नजर आ गए, हमने उसकी बेस पर पूरे 100% के ऊपर उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, हमने पूरे 100% के ऊपर अप्लाई करके कहा कि चीजों के अंदर खराबी है। ठीक, या लेट से 40% चीजें चेक की हैं, कोई मसला नहीं निकला, हमने कहा पूरा 100% ठीक है। यही होती है ना सैंपलिंग, आप लोगों को पता है, स्टैट्स पड़ी हुई है ना। 40% या इवन 10%, 20% चीजें चेक की हैं, उसी की बेस पर फैसला किस पे दे रहे हैं? 100% पॉपुलेशन का। तो इसका मतलब है कि जो हमने एविडेंस लिया वो परसुएसिव है, वो कंक्लूसिव नहीं है। मतलब उसकी बेस पर फाइनल जजमेंट नहीं दी जा सकती। अगर हम 20% हमने चीज़ें चेक की हैं, यही अगर हम 80% बाकी की भी करते, हो सकता है कि हमारा ओपिनियन कुछ और होता। पॉसिबल है ना। 20% के अंदर कुछ नज़र नहीं आया, बाकी का 80 चेक करते पता लगता खराबियाँ, तबाही है। तो इसका मतलब है कि जो हम सैंपल बेसिस पर रीजनेबल एश्योरेंस में या इधर भी इवन जो हम एविडेंस ले रहे होते हैं वो परसुएसिव होता है, परसुएड कर रहा होता है, हमें सिर्फ एक तरफ लेकर जा रहा होता है, अपनी टेंडेंसी, अपना रुझान शो कर रहा होता है, फाइनल जजमेंट नहीं होती। आप लोगों को शायद थोड़ा आइडिया हो कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, हम खैर कोई केस नहीं कर रहे होते, हम तो सिविल ऑडिट करते हैं, हम तो फैसला भी नहीं देते, हम तो ओपिनियन राय देते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल केसेस हैं उसके अंदर क्या कहा जाता है कि भाई आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना है। अगले बंदे, एक बंदे ने कत्ल कर दिया है, अब उधर ये नहीं होता कि शक की बिना पर उस बंदे को, बेचारे को फटे चढ़ा दें आप, ऐसे नहीं है। आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से मुराद क्या? थोड़ा सा भी शक ना बचे पीछे किस बंदे ने, जो भी इसको सजा देनी है, मिसाल के तौर पर सजा देनी है कि भाई इसने कत्ल किया है, कहते किसी के माइंड में थोड़ा सा भी अगर शक है ना कि यार शायद ना किया हो, तो अभी नहीं आप उसको सजा दे सकते। उसको कहते हैं कि आपने कंक्लूसिव एविडेंस लेना है, फाइनल। एक उधर बंदे की जान पे बनी हुई है या किसी को जेल भी होनी है, जो भी है, ठीक है, इसको कहते हैं कंक्लूसिव। इसके ऊपर एक मूवी भी है 12 एंग्री मैन, आप लोग लाजमी देखिएगा, पुरानी मूवी है, बहुत ही कमाल है। उसमें भी ये होता है कि एक बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम लगता है, 15-16 साल का होता है, कि इसने अपने बाप को, बूढ़े बाप को कत्ल किया है। ठीक है, अब यूएसए का एक सिस्टम ये है कि भाई उधर ना ज्यूरी फैसला करती है। ज्यूरी के अंदर, ज्यूरी क्या है? मतलब जज साहब फैसला करेंगे, लेकिन वो ज्यूरी की राय के ऊपर फैसला करेंगे। ठीक है, अब ज्यूरी के अंदर क्या होता है? कॉमन पीपल होते हैं, मतलब कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई बिजनेसमैन होगा, जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं, जिसका कोई ताल्लुक नहीं होता केस के साथ, उनको बुलाया जाता है, 12 लोग होते हैं। अब उधर लेकिन क्रिमिनल केस के अंदर, क्योंकि हमने क्या कहा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, थोड़ा सा भी शक नहीं होना चाहिए अपने फैसले के ऊपर, फिर वो क्या कहते हैं, यार 12 के 12 बंदे एक साइड पे होने चाहिए, मतलब 12-0 से फैसला आपने करना है, 11-1 से नहीं कर सकते, कोई मेजोरिटी का सिस्टम नहीं है। वो कहते हैं क्रिमिनल केसेस में 12-0 से आपने करके निकलना है। अब वो भाई जाते हैं 11 लोग, फिल्म बस बनाई हुई है ना, तो 11 लोग कहते हैं इसी ने कत्ल किया। एक बंदा कहता है कि यार शायद किया हो, इसी ने किया होगा, लेकिन भाई थोड़ा सा मुझे शक है, मैं थोड़ा सा स्टडी करना चाहता हूँ, हम बहस तो करें ना थोड़ी सी, हो सकता है कि इसने ना किया हो। वो यही हवाला देता है कि हमने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना है। फिर तो क्या आप मतलब बिल्कुल मुतमिन है? बाकियों ने कहा हाँ जी हम मुतमिन। वो कहते हैं यार मैं नहीं हूँ, बात कर लेते हैं। अब उनका उधर सिस्टम ये है कि भाई 12 के 12 एक साइड पे एग्री होंगे, या अगर स्टक हो गया मामला तो सीधा जज को जा कह देंगे हम नहीं फैसला कर पा रहे, एक साइड पे नहीं आ रहे। वो खैर मूवी है तो ऑब्वियसली फिर वो सारे के सारे लोग, वो आहिस्ता आहिस्ता परतें खुलती जाती हैं, डिटेल में डिसीजन, वो वहाँ पे डिस्कशन होती है, फैसला होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता 12 के 12 लोग इस साइड पे आए थे कि बच्चे ने कत्ल नहीं किया। तो देखें इतना इंपॉर्टेंट है, उसको खैर कंक्लूसिव कहते हैं, तो बस वैसे मैंने आपको बता दिया। इधर ऐसा कोई सीन नहीं है, तो थोड़े से एविडेंस की बेस पर हम उसको क्या करते हैं, पूरे के हवाले से बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका आ गया जी अश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय रिव्यू। रिव्यू का हमें पता नहीं, मॉडरेट लेवल की इंश्योरेंस है, हाई लेवल की इंश्योरेंस नहीं है। थोड़ी चीज़ें देखते हैं, स्कोप भी थोड़ा है, पैसे भी थोड़े हैं, टाइम भी थोड़ा, रिसोर्स भी थोड़ा, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा लगेगा इसके अंदर। और हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर जो है वही नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं, नथिंग हैज़ कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। हम उन्हें कहते हैं भाई हमें कुछ नज़र नहीं आया कि हम ये कहें कि ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं है। ठीक है, इधर हम क्या कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर हैं, इधर हम कहते हैं हमें कुछ नहीं नजर आया कि हम ये कहें कि ट्रू एंड फेयर नहीं है। मतलब कह हम वही चीज़ रहे हैं, लेकिन लिखने का अंदाज बदल गया। वो इसलिए बदल गया क्योंकि हमने ज़्यादा
इसके अंदर एश्योरेंस का लेवल अपना नहीं रखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये था जी आज का आपका। तो कल फिर इंशाल्लाह इससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, ये है। बाकी फिर आगे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे। काइंडली लाजमी साथ साथ लेक्चर सुने, जो क्वेश्चन है साथ साथ क्लियर करें, अदरवाइज़ बाद में मसाइल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।